वेलकम टू एसडी चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th का सिविक्स चैप्टर 1, जो कि है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी क्यों होती है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। ओवरव्यूज़ दिया रहता है हर एक लेसन में, तो ओवरव्यूज़ को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे तो लेसन हम लोग को पढ़ना ही है। इसमें वही दिया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और ये कैसे बनती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, और यह जो है बेटर है हमारे लिए या बेनिफिशियल है या फिर नहीं है, और कौन कौन से देश में यह फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पे डेमोक्रेसी वाले कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेमोक्रेटिक होता है लोग। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे लेसन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ही दे दिया है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है। हम लोग अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट बने होते हैं अलग कंट्री में, और कुछ भी वैसे जानने से पहले हम लोग दो भागों में अगर हम अपने साधारण जितना भी समझते हैं उसके हिसाब से देखें तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होते होंगे और दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होते होंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी जो है वो उसको डिफ़ाइन करने की आवश्यकता क्यों है, मतलब क्यों डिफ़ाइन किया जाए। तो ये आगे हम लोग पढ़ें उसके पहले ये यहाँ पर एक डिस्कशन हुआ है। एक मैरी है बच्ची, स्टूडेंट है वो, और अपने मैम मैटिल्डा लिंगडाओ से वो अपने कुछ क्वेश्चंस रखती है, और साथ ही साथ उसके क्लास के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उसके क्लासमेट हैं, वो अभी उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। मैरी कहती है मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे यह अच्छा नहीं लगता है, आइडिया अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब हम लोग क्यों अपना समय व्यर्थ करते हैं डेमोक्रेसी की डिफिनीसन को जानने में। आई मीन मेरा मतलब है लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोचिएट टू इट टू द अदर वे राउंड, क्या इसे हम लोग किसी और तरीके से नहीं समझ सकते हैं। शुड नॉट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट देन द एग्जाम्पल्स, मतलब जो इसकी मीनिंग है एक डेमोक्रेसी की, ये पहले क्यों ना हम लोग समझ लें कोई एग्जाम्पल समझने से पहले। तो जो लिंगडाओ मैडम हैं वो कहती हैं आई कैन सी योर पॉइंट, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ मैरी, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ। हम लोग अपने रोज़मर्रा की दैनिक लाइफ में, प्रतिदिन जीवन में अपने देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेन है, रैन है, लव है, ये सभी चीज़ें जो है ना डिफिनीसन के बिना इसको हम लोग बिना जाने ही इसका यूज़ करने लगते हैं। तो कम टू थिंक ऑफ इट, तो ज़रा इस पर विचार करो कि डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स, क्या हमारे पास पेन, रैन, लव, इन सब की क्लियर डिफिनीसन है। क्या हम पेन यूज़ करने से पहले उसकी डिफिनीसन को जानते हैं, समझते हैं, फिर जाके उसका यूज करते हैं। इट इज़ ओनली बाय यूजिंग ए वर्ड दैट अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, यह केवल एक ऐसे शब्द है और ना ही कोई ऐसे कोई वर्ड्स हैं जो कि इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो मैरी कहती है कि बट देन वाई डू वी नीड डिफिनीसन एट ऑल, फिर भी हम लोगों को डिफिनीसन की क्या आवश्यकता होती है। तो जो लिंगडाओ मैडम है बोलती हैं कि वी नीड ए डिफिनीसन ओनली व्हेन वी कम्स अक्रॉस डिफिकल्टी इन यूज़ ऑफ ए वर्ड। हमें देखो कि परिभाषा जो होती है ना डिफिनीसन किसी भी चीज़ की, वह बहुत ही मुश्किल समझ में आती है, और जब हमें कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो हमें उसकी डिफिनीसन की आवश्यकता होती है। वी नीड ए डिफिनीसन ऑफ रैन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्ट्रीब्यूट इट फ्रॉम सेज रिजल्ट्स ऑफ ब्लड बर्स्ट। तो मतलब कि देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल तौर पे समझो कि हमें डिफिनीसन की आवश्यकता कब होती है। जैसे कोई कहे रैन, बारिश, बारिश को आप क्या समझेंगे, लेकिन जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि नहीं हल्की ओस पड़ रही है, नहीं को ओले पड़ रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो फिर हमें डिफिनीसन की आवश्यकता हो जाएगी जिससे हम इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और रैन को ठीक से समझ सकें। द सेम इज़ ट्रू है फॉर डेमोक्रेसी, बिल्कुल इसी तरह से डेमोक्रेसी के लिए भी यह बात अप्लाई होती है कि हमें पहले उसकी डिफिनीसन समझनी चाहिए। वी नीड ए क्लियर डिफिनीसन ओनली बिकॉज पीपुल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पज, बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी। हमें इसकी डिफिनीसन इसलिए भी आवश्यक होती है जानना समझना, क्योंकि बहुत सारे पर्पज़ के रूप में यदि हम देखें तो जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट हैं जो खुद को कहते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। तो उनकी इस बात को डिफ़ाइन करने के लिए कि वहाँ पे सच में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, तो हमें जो है उसकी डिफिनीसन जो है पता होनी चाहिए, ऐसा लिंगडाओ मैडम कह रही हैं। एक दिव्यांग स्टूडेंट है वो भी कहता है कि बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन ए डिफिनीसन, हमें किसी डिफिनीसन पे काम करने की आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि द वदर डे यू क्वेटेड अब्राहम लिंकन टू अस, जबकि अब्राहम लिंकन हमारे लिए खुद ही क्योटो यानी कुछ अच्छी पंक्तियाँ कही हैं डेमोक्रेसी को लेकर, जैसे कि उन्होंने कहा है डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द
पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अब्राहम लिंकन का क्यूटो है ये कि डेमोक्रेसी जो होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो क्या होती है, वह लोगों की होती है और लोगों से होती है, यानी लोगों के द्वारा बनती है और लोगों के लिए ही होती है। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल अवर सेल्फ। हम लोग मेघालय में इसी प्रकार से शासन कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे ऐसी शासन चलती है, ऐसे रूल होते हैं। दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, जो कि सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। वाई डू वी नीड चेंज दैट, तो हमें उसको बदलने की क्या आवश्यकता है। तो लिंगडो मैडम कहती हैं आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ और ये मेरा मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसके डिफिनीसन को बदल दें। मुझे भी पसंद है अब्राहम लिंकन ने जो भी क्यूटो दिया है डेमोक्रेसी को लेके, बट वी डोंट नो इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट अवर सेल्फ। हम लोग इसे किसी बल्कि इसलिए इस बात को मान लें कि हाँ किसी ने कहा है या यह बहुत फेमस है, उससे उस बातों को मान लें, इससे अच्छा है कि हम लोगों को खुद ही विचार करना चाहिए। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। हमें कोई भी चीज़ फेमस है इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट इट, और बिल्कुल इसलिए भी नहीं कर लेना चाहिए कि सभी लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। हमें उस टॉपिक को, उस चीज़ को डेफिनेटली हमें खुद ही डिस्कस करना होगा, खुद ही सोचना होगा और फिर एक्सेप्ट करना होगा। एक एलोंडा स्टूडेंट है, वो भी कहती है मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, मैम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, सलाह दे सकती हूँ। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डिफिनीसन, हमें किसी भी परिभाषा या डिफिनीसन को देखने की, खोजने की ज़रूरत नहीं है। आई रीड समवेयर दैट वर्ल्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्राम ग्रीक वर्ल्ड डेमोक्रेटिया। उसने कहा कि जो है, जो एलोंडा है, उसने कहा कि हमने कहीं पे पढ़ा हुआ है डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी जो है ग्रीक वर्ड है, जो हमारे इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड होते हैं वो ग्रीक से ही ताल्लुकात रखते हैं। तो ग्रीक से लिया गया है डेमोक्रेटिया, जिसका मतलब होता है ग्रीक में डेमोस मीन्स होता है पीपुल यानी लोग, क्रेटिया मीन्स होता है रूल यानी लोगों का शासन। सो यदि हम साधारण बातों में समझें तो सो डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपुल, यानी जो डेमोक्रेसी होती है कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यानी वहाँ पे रूल किसके द्वारा किया जाएगा, पीपुल के द्वारा। दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज़ इट द नीडेड टू डिबेट। तो यह बहुत ही सही अर्थ है, मतलब मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है इस डेमोक्रेटिया के बारे में, वेयर इज़ नीड टू डिबेट, तो हम लोगों को इसमें बहस करने की क्या आवश्यकता है। तो लिंगडो मैडम कहती हैं दैट इज़ आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। मतलब यह बहुत ही अच्छा तरीका है तुमने जो बताया अभी ग्रीक वर्ड से, अभी इस पर भी डिबेट करने के लिए बहुत ही अच्छा मैटर तुमने दिया है। आई वुड जस्ट से दैट इट डज नॉट ऑलवेज वर्क, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि यह हमेशा काम नहीं करता। मतलब आज जिस चीज़ की परिभाषा जो भी है, जहाँ से भी वो रिलेटेड होकर ब्रीथ हुआ है, उसका जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में उसका वही मतलब रह जाए। जैसे एग्जाम्पल लिंगडो मैडम दे रही हैं, ए वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, मतलब कोई भी शब्द जहाँ से आया है उसका जो ओरिजिन है जरूरी नहीं कि उसका वही मतलब हो। जस्ट थिंक ऑफ ए कंप्यूटर, जरा एक कंप्यूटर के बारे में सोचो। ओरिजिनली दे वेयर यूज फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज टू से कैलकुलेटिंग वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स, यानी जो जैसे कंप्यूटर को ले लीजिए आप, तो कंप्यूटर पहले साधारणतः रूप से जब वो ओरिजिनली आया था, यानी जब उसकी उत्पत्ति हुई थी, जब उसको बनाया गया था, तो उसका सिंपल यूज़ क्या होता था, कैलकुलेटिंग करना, और बहुत ही कठिन से कठिन मैथमेटिकल जो सम्स थे वो कैलकुलेट करता था। लेकिन दीज वेयर वेरी पावरफुल कैलकुलेशन, वो बहुत ही कैलकुलेटर्स, उसे कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता था। बट नाउ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज़ कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग सम्स, बहुत ही कम ही लोग हैं ऐसे जो कि कंप्यूटर पे जोड़ घटाना करते हैं, है ना, कैलकुलेटर की तरह यूज करते हैं। बल्कि आज के समय में तो दे यूज़ फॉर राइटिंग, डिज़ाइनिंग, लिसनिंग म्यूज़िक एंड वाचिंग फिल्म, इन सभी कामों में जो है उसका यूज किया जाने लगा है। तो क्या बात है, बताओ कि वर्ड जो आया था कंप्यूटर का, मतलब उस समय जो था कंप्यूटर का कैलकुलेशन, क्या आज भी वही है, विद द टाइम चेंज हो गया ना। तो इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द वर्जिन्स ऑफ द वर्ड। इसलिए लिंडो मैडम कहती हैं एडोल्डा से कि तुम जो कह रही हो कि ग्रीक वर्ड से ये शब्द आया है, तो जरूरी नहीं कि उसका मतलब वही हो, समय के साथ वो चेंज हो सकता है। तो जो मैरी है वो बोलती है मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज़ दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवर सेल्फ। तो कह रही है कि मैम बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं कि कोई भी शॉर्टकट जो है किसी भी मैटर पे सोचने के लिए हमारे लिए नहीं है, हमें फुल डिस्क्रिप्शन ही डिफिनेशन के साथ ही उसको अंडरस्टैंड करना होगा। वी हैव टू थिंक अबाउट मीनिंग एंड एलोप ए डिफिनेशन, हमें मीनिंग के साथ एक पर्याप्त रूप से डिफिनेशन की आवश्यकता होगी। तो लिंडा मैडम कहती हैं यू गॉट मी राइट, हाँ हाँ तुम मुझे बिल्कुल सही समझ गई, यानी मैं यही कहना चाह रही थी। लेट अस गॉट ऑन इज नाउ। तो ये जो हम लोग अभी तक ये डिस्कशन देख रहे थे, पूरा का पूरा लेसन आपका इसी पे बेस्ड है कि मतलब क्या ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है इलेक्शन, तो सब जगह जो इलेक्शन होते हैं वो अच्छे ही होते हों, क्या आप उसके जो रूल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी बस टॉपिक पे डिस्कशन पे रीड करने वाले हैं।
है हमारा एक सिंपल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। तो अगर हम लोग जितना भी डिस्कशन जानते हैं, जितना भी अभी तक स्टडी किए हैं डेमोक्रेसी के बारे में, तो ये हम लोग को पता होगा कि भाई जितने भी प्रकार के अलग अलग अभी डिस्कशन हम लोग चाहे लैंडो मैडम के अली के किए हैं या रिव इंडिया के, तो उससे हमें पता चला है कि देखिए जो डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा चूज की जाती है, उसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। वी कुड जस्ट स्टार्ट विथ ए सिंपल डेफिनेशन। तो क्या हम इसे एक सिंपल डेफिनेशन से कह सकते हैं क्या, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है वह एक ऐसा फॉर्म होता है, एक ऐसी रूपरेखा होती है जिसकी में जो गवर्नमेंट होती है वो जो है शासन करने वाली जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, आप लोग इसे लर्न कर लीजिए। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज़ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। यह बहुत ही सहायक है पॉइंट हमारे लिए भी डिस्कस करने के लिए। दिस डिफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। और साथ ही साथ हमें इस डिफिनेशन से अभी आगे चल के अभी डिस्कस करने को समझ में आएगा कि जो डेमोक्रेटिक के गवर्नमेंट होते हैं जरूरी नहीं है कि जो उसमें अगर लोग उसको इलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर डेमोक्रेसी पाई जाती हो। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वेयर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल। जो आर्मी के जो म्यांमार है वहाँ पे जो रूलर्स हैं वो आर्मी के रूलर्स होते हैं, वो जो है लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। दो जो हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ आर्मी बिकॉज द रूलर्स ऑफ द कंट्री। तो वो चूँकि पूरे आर्मी का कंट्रोल उनके हाथ में होता है तो इसलिए वो जो है वो अपने देश पे जहाँ पर ऐसे शासन चलते हैं वहाँ पे जो है रूल कर लेते हैं। पीपुल हैड टू नो से इन दिस डिसीजन। तो लोग भी इसके बारे में कुछ नहीं कह पाते हैं। डिक्टेटरशिप लाइक पिनचेट जैसे चील में है, ये आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल। यहाँ पर भी जो पिनचेट है, चील एक कंट्री के प्लेस का नाम है, तो वहाँ पे जो भी है ना वहाँ पर भी डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही जैसे लोगों के द्वारा वहाँ पर होते हैं, शासन चलाए जाते हैं। दिस आल्सो अप्लाइज द मोनार्चीज। और ये मोनार्चीज क्या होता है, मतलब राजाओं वाले शासनकाल। तो यह जो है बिल्कुल उसी तरह हो जाता है जैसे कि राजाओं के शासन चलते थे। द किंग्स ऑफ सऊदी अरबिया रूल नॉट बिकॉज ऑफ द पीपुल हैव चूजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिली। उसी तरह यदि बात करें सऊदी अरबिया के, तो वहाँ पर जो शासन करने वाले हैं ना किंग होते हैं ना, वो इसलिए नहीं किंग होते हैं कि वहाँ के लोगों द्वारा वो चूज किए जाते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो किसी रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए होते हैं, जन्म हुआ होता है। दिस सिंपल डिफिनेशन इज़ नॉट एडुकेट। तो इस तरह से जो सिंपल डिफिनेशन हम लोगों ने समझा है ना, यह जो है पर्याप्त नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपुल्स रूल। यह हमें बताती है केवल इतना है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो लोगों का रूल होती है। बट इफ़ वी यूज़ दिस डिफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, यदि हम इतने पे ही अगर इसको समझना बंद कर दें कि हाँ चलो ठीक है पीपुल का रूल होता है, यही होता है डेमोक्रेसी, तो वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी। तो हम यह निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि यार भाई ठीक है, जितने भी कंट्री है ना वो अगर वहाँ पे जो है इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर की वहाँ की गवर्नमेंट क्या है वो डेमोक्रेटिक है, यानी डेमोक्रेसी वहाँ पर पाई जाती है। तो इतने पे ही हम रुक जाएंगे यदि हम इतना ही मान लें कि पीपुल्स का ही रूल होता है डेमोक्रेसी। तो इससे ज़्यादा होता है, क्या होता है अभी पढ़ने वाले हम लोग, दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, यानी हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा धोखा हो जाएगा हम लोग के साथ हमारी जानकारियों में। एज वी सेल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, हम लोग अभी आगे नेक्स्ट आने वाले लेसन चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इसके बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव रूप में। एवरी गवर्नमेंट इन कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। आपको पता है कॉन्टेम्पोरेरी में तो आधुनिक, आज के समय में जितने भी दुनिया के गवर्नमेंट है ना वो सभी लोग चाहते हैं कि हाँ उनको लोग क्या कहें कि हाँ भैया यहाँ पे डेमोक्रेसी है, इवन इफ इट इज़ नॉट सो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज़ वाई वी नीड टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन ए गवर्नमेंट दैट इज़ ए डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रेटेंड्स टू बी वन। और पता है आपको, तो इसलिए भी नहीं, इसलिए हमें सावधानी पूर्वक इन सब के बीच में डिस्टिंग्विश करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जिससे कि और ये जो इसमें से कुछ दावा करते हैं कि हम हैं डेमोक्रेटिक हैं उनके बारे में पता चल सके। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government। तो इस तरह से हम लोग जब काफ़ी गहराई से डिस्टिंग्विश करेंगे अभी आगे आने वाले पैराग्राफ में, तो हमें पता चल पाएगा कि किस तरह से गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं और किस तरह से उनमें डिस्टिंग्विश हो रहा है।
तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो डिस्कशन हुआ था अभी लिंडो मैडम में और बच्चों में वो कितना इम्पोर्टेंट था। तो केवल एक ही बात पे हम लोग नहीं मान सकते कि ओरिजिन से क्या मतलब होता है डेमोक्रेसी का या कुछ भी, बिकॉज उसके डिफिनीसन परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो सेकंड है हमारा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के क्या फीचर होने चाहिए। तो यदि सिंपल डिफिनीशन की बात करें तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म होता है गवर्नमेंट का जिसमें जो शासन करने वाला है वह लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके मन में कि भाई रूलर्स कैसे होते हैं, कौन होते हैं, किसको रूलर्स बनाया जाता है, इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, और लोग कौन होते हैं जो वोट देते हैं, और कहाँ के लोग होते हैं, बाहर के होते हैं कंट्री के कि यहाँ केवल कंट्री के होने चाहिए। और तीसरा चीज़ की लास्ट में जो फोर्थ है वो ये कि भाई क्या ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या यह किसी प्रकार का डेमोक्रेसी है फाइनली, या इसमें कोई डेमोक्रेटिक चीज़ है या नहीं, कि जो इलेक्टेड रूलर्स हैं वो जो है अपने मन से तो नहीं कर रहे हैं सब कुछ, मतलब जीतने के बाद अपने मन से ही सब कर रहे हैं, कुछ किसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें आगे आके डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो देखिए जो मुख्य डिसीजंस होते हैं जो लीडर्स के द्वारा लिए, तो वो उनके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो चीज़ हम लोग के लिए एक केस दिया हुआ, जैसे पाकिस्तान का ये केस है। तो चलिए देखते हैं। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लीड मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। यानी कि जो पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ है, जनरल मतलब आर्मी के जो जनरल होते हैं, तो वो परवेज मुशर्रफ थे, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। उन्होंने ना 1999 में जो है वो मिलिट्री कूप को मतलब कि तख्ता पलट कर देना एक प्रकार से। मिलिट्री के चूँकि वो जनरल थे तो मिलिट्री का ही अपना दबदबा पूरे देश पे अपने बना लिए थे, और वही अपना पूरा शासन आगे चल के भी हम लोग रीड करेंगे कि वो लोग कैसे अपने धोखाधड़ी से कैसे करके किस तरह से अपना गवर्नमेंट जो है वहाँ पे चलाने लगे। और जो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, वह भी जो है कश्मीर में इसी समय हुआ था जब मिलिट्री कूप किए थे परवेज मुशर्रफ, तो काफ़ी डेड हुए थे। तो ही overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। देखो कितना बड़ा, मतलब क्या कहूँ इसको मैं, क्या किया ये देख रहे हैं आप लोग। उसने क्या किया कि डेमोक्रेटिकली को जो वहाँ पे गवर्नमेंट था ना उसको जो है हटा के खुद ही अपना मतलब डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं ही हूँ जो भी हूँ इस कंट्री के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में। फिर पता है तो इतना करने के बाद वो क्या करता है, चीफ लेटर ही चेंज हिज डिजाइनेशन टू प्रेसिडेंट एंड 2002 हेल्ड ए रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम ए 5 ईयर एक्सटेंशन। और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि डिजाइनेशन करके अपना मतलब प्रेसिडेंटल पोस्ट के लिए अपना दावेदार हो जाता है, और लगभग 2002 में उसने रेफरेंडम वोटिंग करवाता है। रेफरेंडम मतलब लोगों को वोट दिलवाना के जैसा ही होता है, लेकिन रेफरेंडम में केवल इतना पूछा जाता है कि भाई आप मुझे राष्ट्रपति की पसंद करते हैं कि नहीं, मतलब मैं राष्ट्रपति पद पर रह सकता हूँ हाँ या ना। तो इस तरह से मतलब जवाबदेही करा के उसने जो है 5 साल के लिए अपना और ज़्यादा एक्सटेंशन बढ़वा लिया, मतलब 5 साल और जो है उस पर रूल करने के लिए अधिकार उसको मिल गया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट said that the referendum was based on malpractice and fraud। तो देखो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी के लोग थे ना, और जो लोग थे और जो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन थे, जो पाकिस्तानी मीडिया थी, वो सभी ना जो है वो कहीं नहीं लगी, मतलब उनका मानना है कि यह जो इलेक्शन हुआ, जो यह जो प्रेसिडेंट बना परवेज मुशर्रफ, यह जो है किस पे इसकी पूरा जो इलेक्ट्रल फ्रीडम थी, रेफरेंडम था, वो कैसा था, बिल्कुल माल प्रैक्टिस यानी धोखाधड़ी के साथ फ्रॉड। धोखाधड़ी माल प्रैक्टिस मतलब किसी को मतलब बेवकूफ़ बनाना या अनैतिक असंवैधानिक नीतियों का प्रयोग करना। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan। अब ये 2002 में फिर क्या करने लगा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बना दिया। इसमें क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का उसमें बहुत सारे परिवर्तन ला दिए। तो क्या क्या परिवर्तन लाया, इस अमेंडेंट जो एक्ट लाया वो उससे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। जो असेंबली जो होती हैं, जो विधानसभाएँ होती हैं, उसको जो है ना ये प्रेसिडेंट जो है परवेज मुशर्रफ था ये कभी भी डिसमिस कर सकता है, चाहे वो नेशनल हो चाहे प्रोविंशियल असेंबली जो, ऐसा इसने ऑर्डर लगा दिया 2002 से। द वर्क
द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ द डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। अब देखो, अब ये जो सिविलियन का जो कैबिनेट था ना, जो वहाँ के जो लोगों को लगाया गया था, इलेक्ट किए गए थे ना, उनकी जगह पे ना ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो है अपने जो वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स थे उसको ज्वाइन करा दिया, उसको डोमिनेट करा दिया, उसको भर्ती करा दिया। आफ्टर पासिंग दिस इस लॉ के पास करते ही वह इलेक्शंस वेयर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। बहुत सारे इलेक्शन भी उस समय हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में। तो उसके बाद क्या हुआ, सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, elected representative have some powers but the final powers rested with military officers and जनरल मुशर्रफ himself। तो इस तरह से देख रहे हैं आप लोग कि वहाँ पे इलेक्शन तो हो रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जो जो जिनको देख के वहाँ के पब्लिक ने वोट दिया है, वो उनके पास सम पावर है, यानी बहुत ही कम पावर रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर द जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। लेकिन जो फाइनल पावर है, जो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास थी, या तो मिलिट्री ऑफिसर के पास थी या तो फिर जनरल मुशर्रफ खुद के पास अपने रखता था। क्लियरली तो ये साफ हो गया, हम लोग देख सकते हैं। देयर आर मेनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। तो हम लोग बहुत ही इन उपरोक्त सभी बातों से समझ चुके ही होंगे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है नहीं है। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल इन पाकिस्तान। तो क्या हम लोग अगर फोकस करें और यह देखें कि जो रूलर हैं वहाँ के पाकिस्तान के, तो क्या वहाँ के लोगों के द्वारा ही वो इलेक्ट किए गए थे? नॉट क्विट, नहीं। पीपुल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वेर नॉट रियली द रूलर्स। हाँ, तो वहाँ पे के लोग जो है ना वो इलेक्ट तो किए थे, लेकिन वहाँ के जो रूलर्स को इलेक्ट किया गया था, वह जो रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो क्या है, रूल नहीं कर रहे थे, बल्कि वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर जो है परवेज़ मुशर्रफ ने ज्वाइन करा दिया था उन लोगों को हटा के। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, और वो फाइनल डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे। कौन? रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया था। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विथ आर्मी ऑफिसर एंड विद जनरल मुशर्रफ। और जो फाइनल जो डिसीजन होता था किसी भी मैटर के लिए, वो जो है आर्मी ऑफिसर के पास जाता था या फिर जनरल मुशर्रफ के पास जाता था। एंड नन ऑफ देम वेयर इलेक्टेड बाय द पीपुल। और इनमें से दोनों, यानी चाहे वो आर्मी ऑफिसर्स हों चाहे वो जनरल मुशर्रफ हो, इन दोनों को पीपुल ने इलेक्ट नहीं किया था। दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्चीज। तो यह जो है ना, यह बहुत ही ज़्यादा तानाशाही और मोनार्ची राजाओं की जैसे शासन में जो है देखने को मिलता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड इन द फ्यू कंट्रीज। The real power was with some external powers and not with locally elected representatives. दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपुल्स रूल। तो मतलब ये उपरोक्त सभी चीज़ें डिक्टेटरशिप, मोनार्चीज टाइप के जो रूलर होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने परवेज़ मुशर्रफ को देखा, तो इस तरह के लोगों के द्वारा धोखाधड़ी से कि हाँ भाई आप तो इलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके जो इलेक्ट होने के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हटा के आप किसी और को ज्वाइन करा दीजिए, तानाशाही कर दीजिए, डिक्टेटरशिप, मोनार्ची इसी को कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट कैन बी कॉल्ड पीपुल्स रूल, यह लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। तो हम समझ सकते हैं कि इन ए डेमोक्रेसी तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल। जो अंतिम निर्णय होता है वह उसके द्वारा लिया जाना चाहिए जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है। तो ये फर्स्ट टॉपिक तो हमारे लिए, हमारे कंट्री में बिल्कुल अप्लाई होता है। हमारे देश में जो भी फाइनल डिसीजन होता है हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ही लिया करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जो इलेक्शन होता है ना, वो जो है फ्री होना चाहिए, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिए, उसमें किसी को किसी प्रकार का फोर्स नहीं होना चाहिए। फेयर मीन्स होता है कि सुंदर तरीके से होना चाहिए, उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई गुंडागर्दी ना हो। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा केस दिया हुआ है। इन चाइना का केस दिया हुआ है। इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपुल कांग्रेस। तो देखिए चाइना में ना इलेक्शन जो है रेगुलरली हर 5 साल पे आयोजित किया जाता है, और इसको कौन आयोजित करता है? इसके लिए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एक संस्था है, पार्टीज टाइप की, तो वो जो है इसे हेल्ड करती है। और ये चाइना में कुछ लिखा हुआ है। द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो जो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, जिसे एनपीसी भी कहते हैं चाइना में, वो जो है ना अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट को उस देश के लिए, चाइना देश के लिए। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। लगभग 3000 मेंबर्स जो हैं चुने जाते हैं चाइना में।
और पूरे चाइना में अगर देखें तो, और सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ मेंबर्स कहाँ से सिलेक्ट किए जाते हैं, आर्मी से सिलेक्ट किए जाते हैं। और यानी कि जो ये जो पॉलिटिकल रूलर पार्टीज़ हैं उसे एनपीएस इलेक्शन वहाँ पे कराता है, और उन लोगों में लगभग पूरे चाइना में से 3,000 लोग मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, उनमें चुने जाते हैं, और साथ ही साथ उसमें से अधिकतर मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर्मी के होते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन से कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो सीसीपी का जो है अप्रूवल, यानी उससे पास कराना पड़ता है किसी भी कैंडिडेट को वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आर और 8 स्मॉलर पार्टीज allied to it were allowed to contest election held in 2002-3। तो देखिए केवल वही मेंबर जो है यहाँ पे पार्टी में बन के रूलर के रूप में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड हो या फिर कोई 8 स्मॉलर पार्टी से जुड़े हुए हो, कोई छोटी पार्टियों से जुड़े हुए हो, वैसे लोगों को ही, मतलब कोई साधारण व्यक्ति यदि इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो नहीं हो सकता, उसके लिए उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल कराना पड़ता है। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और अजीब बात यह है कि जो वहाँ पे सरकार है वो हमेशा कैसे बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी से ही बनती है, यानी वहाँ के उसमें के ही मेंबर्स जो है विनर होते हैं। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, 1930 में जब यह आज़ाद हुआ तब से मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। उसी तरह से लगभग जब से आज़ाद हुआ 1930 से मैक्सिको, वो भी अपने यहाँ पे जो है इलेक्शन ना एवरी 6 ईयर्स पे, यानी वहाँ पे 6 सालों में होता है, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कराए जाते हैं। The country has never been under a military or dictator's rules, but until 2000, every election was won by a पार्टी कॉल्ड PRI, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। यानी इस फॉर्म को आप उल्टा करके याद करेंगे, पहले आप आई का बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन पार्टी PRI। तो देखिए जो मैक्सिको की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी वो जब से आज़ाद हुआ लगभग 1930 से, वह जो है ना तब से वहाँ पर एक ही पार्टी जो है वहाँ पे विनर रहती है इलेक्शन में। वो कौन सी पार्टी है, PRI है। अपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। और जो विपरीत के पार्टी हैं, अपोजिशन की पार्टी जो वहाँ पे वो इलेक्शन में भाग तो लेते हैं, कंटेस्ट तो लेते हैं, बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाते हैं। द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। और PRI भी जो है ना, जो ये पार्टी है वो बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स, कई प्रकार के गंदे चाल यानी कि धोखाधड़ी करना और भी तमाम तरीक़ों के ट्रिक को प्रयोग करती है इलेक्शन को जीतने के लिए। अब बताओ ऐसा हो जाए कि भाई बीजेपी के ही सभी लोग हों तो फिर कोई कैसे किसी को वोट देगा, है ना, तो फिर बीजेपी ही जीतेगी। ऑल दोज हु वेयर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। अब देखिए जो वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसेज में एम्प्लॉयड होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं ना, उन लोगों को इस यह PRI की जो मीटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया जाता है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर द PRI। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं ना, उनको भी फोर्स किया जाता है कि भाई आप भी बच्चों के पेरेंट्स को बोलें कि वो PRI को ही वोट दें। इस तरह से होता है। तो ये क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेक्ट टू क्रिटिसाइज देम। और मीडिया जो है ना बड़े पैमाने पे वहाँ पे इग्नोर कर देती है उन सब के, अब जो है कि क्या वो लोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और कुछ मीडिया ऐसी भी है जो कि अपोजिशन में जो पार्टीज हैं जो उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके भी एक्टिविटीज़ को जो है पॉलिटिकली रूप से क्रिटिसाइज कर देती है। Sometimes the polling booth were shifted from one place to another in the last minute। अब ये भी लो, ऐसा भी होता है क्या कहीं? देखो अब कभी कभी तो पोलिंग बूथ को ही वो लोग उठा के शिफ्ट कर देते हैं कहीं और। जैसे मान लो कि PRI पार्टी को किसी मोहल्ले में वोट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस मोहल्ले में जो पोलिंग बूथ होगा ना, पोलिंग बूथ जहाँ पे वोट दिए जाते हैं, वो ना लास्ट मोमेंट पे जो है शिफ्ट कर दिए जाएंगे कि भाई अब वो लोग जा ही नहीं पाएंगे लास्ट में, तो फिर कैसे वोट देंगे किसी और पार्टी को। ऐसा भी ये करता है PRI। विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट दियर वोट। तो इस तरह से लोगों को बड़ी मुश्किल होती है अपने वोट को देने में, क्योंकि लास्ट में कौन जाके देगा। द PRI स्पेंट ए लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। अब लोग पैसे भी खर्च कर रही है PRI जो है अपने कैंडिडेट्स पे, उनके कैंपेन के लिए, मतलब प्रचार के लिए तमाम प्रकार के।
Should we consider the collection described above as example of people electing their rulers? Reading these examples, we get a sense that we cannot. तो वही कह रहा है कि अभी हम लोग इलेक्शन के बारे में अलग अलग जगहों पे किस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी तक पढ़ चुके हैं, और वहाँ के रूलर्स के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं कि पीपल किस तरह से उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं और क्या हो रहा है उनके साथ। तो यह सब एग्जाम्पल जो है देखने के बाद, पढ़ने के बाद हम लोग को यह सेंस मिल गया है कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर, बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ पे। यहाँ पर इन चाइना, यदि चाइना में देखें तो इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में क्या होता है कि कोई उसमें चॉइस ही नहीं है यार, कि मतलब कौन जीतेगा, एक ही पार्टी के बहुत सारे लीडर रहेंगे, कोई और पार्टी रहेगी नहीं कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा, तो फिर आप वोट किसे देंगे। मान लो कि आपके कंट्री में केवल बीजेपी एक ही पार्टी, उसी के 100 मेंबर खड़े हो जाए, तो किसी को भी वोट दो तो जीतेगी बीजेपी ही, है ना। तो ये चॉइस नहीं मिल रही वहाँ पे, दिस इज़ बैड, और इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। दे हैव टू चूज़, और आप देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने डिफिनीसन क्या देखा था कि डेमोक्रेसी इज़ दैट इन विच पीपुल इलेक्ट्स दियर रूलर्स फॉर गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पीपुल इलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास चॉइस ही नहीं है। तो क्या ज़रूरी है कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे डेमोक्रेसी हो? बिल्कुल नहीं, यही हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन। दे हैव टू चूज़ द रूलर पार्टी एंड कैंडिडेट अप्रूव बाई इट। तो उनके पास कोई चांस ही नहीं होता है, केवल उनके पास चूज़ करने के लिए होता है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है उसके कैंडिडेट को चूज़ करें और उसी को अप्रूव करें। कैन वी कॉल दिस ए चॉइस? क्या हम इसे एक चॉइस कहेंगे? मतलब क्या ये हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई उनकी चॉइस के अनुसार यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है? नहीं। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, तो मैक्सिको की जो केस को हमने स्टडी किया है तो उसमें हम लोग देखे कि पीपल सीम टू बी रियली हैव ए चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। हम लोग ने देखा कि किस तरह से मैक्सिकन में जो है चॉइस तो है लोगों के पास भाई वोट देने की, पर उनके पास अगर देखें तो कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी है, उनके पास व्यवस्था है भाई, सब जगह फोर्स किए जाते हैं। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपुल वेयर अगेंस्ट इट। तो इस तरह से कोई चांस ही नहीं बनता कि कोई रूलर पार्टी अपोजिशन में आके उसे हरा सके, और इफ पीपुल वेयर अगेंस्ट इट, अगर कोई उसके खिलाफ भी आए तब भी। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन, और इस तरह से फेयर इलेक्शन नहीं हुआ या नहीं कहा जा सकता। We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. तो हम लोग ये सेंस समझ सकते हैं सभी एग्जांपल्स की सहायता से कि भाई देखो, इलेक्शन होने का मतलब ये नहीं होता है, केवल इलेक्शन ही होना पर्याप्त नहीं होता किसी भी जगह के डेमोक्रेसी को समझने के लिए। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। देखो जो इलेक्शंस होता है ना, वो उसको ज़रूरी एक अच्छी सी या वास्तविक चॉइस, यानी हम सच में चूज कर सकें, ऐसा कुछ होना चाहिए बहुत, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ऑप्शनल रूप में उनके बीच में। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी के सभी लोग हों तो फिर अब किसी को वोट दिया जाए तो जीतेगा तो वही पार्टी, तो इस तरह की चॉइस को चॉइस नहीं कहते हैं। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ़ दे विश सो। और ऐसे देखो, अलग अलग पार्टी को अगर मौका दिया जाएगा, अलग अलग प्रकार के कैंडिडेट को, तो हमारे पास चांस रहेगा कि अगर हम अपने पसंद के हिसाब से भाई हम इसको वोट नहीं देंगे, हम इसको वोट देंगे, तो इस तरह से जो है ना एग्जिस्टिंग रूलर यानी जो शासन कर रहे हैं उनको हटा के हम नए शासन करने वाले को, रूलर को वोट दे के विनर बना सकते हैं। लेकिन इफ़ दे विश टू, यदि हम ऐसा चाहें तो। बट सो ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। तो इस तरह से ना जो डेमोक्रेसी है ना, उसे ज़रूर ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर आधारित होना चाहिए, जहाँ पर करेंटली इन पावर है फेयर चांस ऑफ लॉसिंग, जहाँ पर जो करेंटली इस समय जो वर्तमान में वहाँ पे जो शासन करने वाला है उसके पास सुंदर सा चांस हो लॉस होने के लिए, नुकसान होने के लिए, उसको हारने के लिए। ऐसा नहीं कि लोगों के पास व्यवस्था हो भाई, जो रूलर पार्टी है वो अपने ही पार्टी लोगों को, कैंडिडेट को खड़ा करे तो आप उनमें से किसी एक को दोगे ही तो वही पार्टी जीतेगी, तो ये नहीं होता, ठीक है। तो वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। हम लोग अभी इसके बारे में, डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन होता है उसके बारे में चैप्टर 3 में काफ़ी डिस्कसिव रूप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी एक व्यक्ति एक वोट और एक उसकी वैल्यू। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि एक ही पर्सन 2-4 बार वोट दे देता है, पर ऐसा होता नहीं है, मतलब कभी कभी सुनने में आता है, मैंने तो नहीं देखा है। तो यह भी हमारे देश में बहुत ही 100% ही लागू होती है, इसके आधार पर भी, इस हेडिंग के आधार पर भी हम लोग ये मान सकते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। लेकिन देखते हैं इसमें क्या हो रहा है।
Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal health franchise। हम लोग बहुत ज़्यादा अभी पिछले अध्यायों में और बहुत सारे लेसन में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी को स्ट्रगल करना पड़ा है लिंक करने के लिए, जिससे यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइजी के अंतर्गत आने के लिए। तो यह क्या है, ये आपको पता ही है कि यह एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसमें लोगों को एक एज बेस किया जाता है कि आप इस एज के बाद वोटिंग दे सकते हैं। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइजी है ना, इसके जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल है ना, पूरे हमारे देश में, पूरे विश्व में जो है एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। एट देयर आर मेनी इंस्टेंस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वलाइज टू वोट। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं जिससे कि जो कि वोट देने का अधिकार जो होता है ना, वो सबको नहीं मिल पाता है। कैसे? तो देखिए, अनटिल 2015 से इन सऊदी अरबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरबिया की जो औरतें हैं ना, उनको वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं है। लगभग 2015 से ऐसा ही चल रहा है। अब ये बताओ क्या हुआ। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। अब देखो, जो इस्टोनिया है ना, वहाँ पर सिटीजनशिप का जो नियम है ना, उसकी वजह से लोग जो रूसियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनका तो सिटीजनशिप ही नहीं बनता है, नागरिकता ही नहीं बनती है। तो जो जहाँ पर वोट देगा वहाँ की उसकी नागरिकता तो होनी चाहिए। जब नहीं बनेगी तो बेचारे कैसे वोट देंगे? तो इसलिए उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जिससे कि वो अपना वोट दे सकें। इन फिजी की बात करें तो द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन क्या है इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। तो अब फिजी की बात करें तो फिजियन में जो हमारे भारतीय जाके वहाँ पे रह रहे हैं ना, जिन्हें इंडो फिजियन कहते हैं या इंडियन फिजियन कहते हैं, उनको भी वहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं है। अब ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो हम उससे ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। हमें राजनीतिक और जो राजनीतिक जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, फंडामेंटल है डेमोक्रेसी के, उस पर हमें इक्वली सभी लोगों को बेस होकर देखा जाना चाहिए। नहीं कि औरतों को वोट नहीं दिया जाएगा, केवल मेल ही देंगे, वुमेन नहीं देंगी। तो ये क्या है? ये जो है इक्वलिटी नहीं है। तो हमें इक्वलिटी का ध्यान रखना चाहिए, जो फंडामेंटल है डेमोक्रेसी का। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरह से जो थर्ड फीचर है हमारा डेमोक्रेसी में, क्या है? इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी का तीसरा स्तंभ है कि किसी देश में डेमोक्रेसी होने के लिए जो तीसरी शर्त है, वह है कि भाई जितने भी एडल्ट सिटीजन है ना, उनके पास एक वोट और प्रत्येक वोट का एक ही वैल्यू हो। ऐसा सिद्धांत, ऐसा प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। यानी लॉ के रूल्स भी होने चाहिए और उनके अधिकार पे जो वहाँ के लोग हैं, नागरिक हैं, वहाँ उनके अधिकारों का सम्मान भी होना चाहिए। देखते हैं, जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। 1980 में जिम्बाब्वे को, हाँ ये साउथ अफ्रीका में है, ये नहीं सॉरी अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में जो जिम्बाब्वे है ना, वो वहाँ पे उसको जो है सफ़ेद माइनॉरिटी यानी कि अंग्रेज़ों से जो है ना, उनके शासन से 1980 में इंडिपेंडेंस मिली, यानी आज़ादी मिली। सिंस देन, तब से द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जैनू पीएफ। यानी वहाँ पे जो कंट्री है ना, वहाँ के जो शासक है वो कौन है? जैनू पीएफ है। क्यों है भाई? द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है भाई, इतना ज़्यादा आज़ादी के लिए, तो इसलिए यह तब से लेके अभी तक वहाँ पे रूल कर रहा है यह पार्टी। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। यानी यहाँ पे जो रॉबर्ट मुगाबे जी हैं, यह तब से उस कंट्री पे जो है राज्य कर रहे हैं जब से वो आज़ादी प्राप्त की है। इलेक्शन वेर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय जैनू पीएफ। लो, अब इलेक्शन भी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से तो होता है, मतलब नियमित तरीके से, लेकिन हमेशा कौन जीतता है? जैनू पीएफ ही जीतते हैं। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। लो, प्रेसिडेंट जो मुगाबे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो हैं, लेकिन बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं इलेक्शंस में। अनफेयर मतलब जो अच्छी चीज़ें ना हो, जैसे गैर राजनीतिक चीज़ें हो, जैसे कि आप गलत तरीक़ों से आप वोटिंग पाएँ और जीतें, इस तरह के काम हरकत करते हैं। ओवर द ईयर्स, कई वर्षों तक हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सर्वल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। कई सालों तक जब वो राष्ट्रपति बन के शासन किए, तो कई सालों में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव लाए और वहाँ पे इंक्रीज कर दिए उसमें कि प्रेसिडेंट के पावर ज़्यादा कर दिए। मतलब वो प्रेसिडेंट थे तो अपने पावर को बढ़ा लिए वो।
अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर हरास्ड एंड दियर मीटिंग डिस्टर्ब्ड, यानी जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे उनको हैरास किया जाता था कि ये आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई उनके खिलाफ जाता था तो उनको भी वो हैरास करते थे और उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब कर देते थे, यानी कि रोक देते थे। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेर डिक्लेयर्ड इलीगल, तो इस तरह से पब्लिक की सुरक्षा करना और जो डेमोन्स्ट्रेशन है ना उसके खिलाफ गवर्नमेंट यदि कोई कुछ करती है या कोई आवाज़ उठाता है तो उसको इलीगल करार दिया गया। बताइए, कोई किसी के लिए नहीं बात करेगा, कोई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए खिलाफ बात नहीं करेगा तो उसे आप इलीगल कर देंगे तो कोई कैसे बात करेगा। इस तरह से किस तरह से आप अपना रूल चला रहे हैं। देयर वाज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, और कुछ लॉ भी थे वहाँ पे जो कि प्रेसिडेंट अपने लिए जो है बनाया हुआ था लिमिट में। टेलीविज़न एंड रेडियो वे कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। अब ये भी सही है कि टेलीविज़न और रेडियो जो है वहाँ पे वो कौन कंट्रोल करता था, जो प्रेसिडेंट होता था। कौन थे? वही JNU-PF। तो वो अपने हिसाब के जो भी अच्छे अच्छे काम होते थे उसी को केवल प्रचार के रूप में दिखाते थे। अपोजिशन पार्टी के कुछ दिखाते ही नहीं थे, सब वो लोग क्या कर लिए थे, कंट्रोल कर लिए थे। देयर वेर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हरास्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट हिम। बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सरकारी जो है न्यूज़पेपर भी थे, लेकिन वो सभी जो है हरास कर दिए जाते थे, प्रताड़ित कर दिए जाते थे, और उन जर्नलिज्मों को जो कि उनके खिलाफ जाते थे उन सबको भी हरास कर देते थे ये JNU-PF। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट एंड दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जजेस, और ये भी ये करते थे कि गवर्नमेंट की बातों को इग्नोर कर देते थे, कोर्ट की बातें जजमेंट की बातें सब वो कुछ नहीं मानते थे, और साथ ही साथ जजों को भी जो है प्रेशर वो देते थे, तमाम चीज़ों के लिए दबाव डालते थे। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, और इस तरह से वो 2017 में फोर्स्ड आउट, काफ़ी बलपूर्वक उनको बाहर कर दिया गया। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। तो हम इस तरह से जो है जिम्बाब्वे की केस को एग्जाम्पल को हम लोग ये देख के समझ सकते हैं कि जो पॉपुलर अप्रूवल्स होते हैं ना, जो रूलर्स होते हैं, जो पॉपुलर्स, वो ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई फेमस है वहाँ पे हमेशा जीती रहा है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नेसेसरी रूप में पाई ही जाती हो, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, केवल है और यह भी पर्याप्त भी नहीं है कि पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि पॉपुलर जो गवर्नमेंट्स है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं और लोकतांत्रिक हो सकते हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। इफ़ we wish to access a democracy, it is important to look the elections, but it is equally important to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activities, including political opposition in the period before elections. तो जितने भी इलेक्शंस वहाँ पर होते थे ना, वहाँ पे उसको सभी प्रकार से यह बहुत ज़रूरी है कि देखना कि भाई सभी लोग इक्वली रूप में उनके सामने आए, मतलब जो कानून है उसके सामने इक्वल रूप से देखे जाने चाहिए, चाहे वो कोई किसी के राइट्स हों, चाहे इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेट कर रहा हो, और साथ ही साथ पर्याप्त रूप से जो है ना नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए रूम भी अलग अलग सबके लिए निर्धारित होने चाहिए। और यदि अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिकल के बात करें तो उनके इलेक्शन के पहले ही उन्हें ज़रूरत होती है कि वो रिस्पेक्ट करें कुछ बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन के, तो वो लोग अपना करते हैं, मतलब सिटीजन के राइट्स की बात करते हैं। जैसे हम लोग एजेंडा के रूप में देखते हैं कि जैसे इलेक्शन आता है वैसे किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है हमारे फेवर में हमारे राइट्स के बारे में बात करने लगती हैं। तो इस तरह से दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, और उनके पास यह भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो सब अपना विचार आज़ादीपूर्वक स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें, और उनके पास यह ओपिनियन भी हो कि वो अपने आप को पब्लिक के सामने एक्सप्रेस कर सकें अपने ओपिनियंस को। टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, एवरीवन शुड बी इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, और साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि जितने भी लोग हैं वह भी लॉ के सामने, लॉ की नज़रों के सामने, मतलब कानून की नज़रों के सामने इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ भेदभाव करें। These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone, और ऐसा भी न्यायपूर्वक वहाँ पे नियम होना चाहिए कि जुडिशरी का जो भी निर्णय होता है वह सभी के द्वारा उसकी आज्ञा का पालन किया जाए, सभी के द्वारा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे वो, तो हमारे कंट्री में तो ऐसा ही होता है। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 5। हम लोग इस अधिकारों के बारे में जो है क्या क्या अधिकार होने चाहिए इन सभी अधिकारों के बारे में चैप्टर 5 में रीड करने वाले हैं।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे ए गवर्नमेंट इज़ रन आफ्टर द इलेक्शन। तो देखो क्या है ना कि बहुत सारे कंडीशन जो है ना इसी तरह अप्लाई होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर जो भी इलेक्शन के बाद चल रही होती है। क्या कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन। तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपने मन का नहीं कर सकती क्योंकि वो जीती है इलेक्शन इसलिए वो अपने मन का करे, तो दिस इज़ नॉट ए गुड गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उसको कुछ नियमों का जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो बेसिक रूल्स होते हैं ना उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ इन पार्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द मानिटरीज, और साथ ही साथ जो मानिटरीज है ना उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए भी गारंटीज भी मतलब गारंटी देना चाहिए, उसका भी निर्धारण करना चाहिए कि हाँ सबका रिस्पेक्ट होना चाहिए। जब गवर्नमेंट ही खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो बाकी आपस में कैसे रहने वाले लोग करेंगे। एवरी मेजर डिसीजंस टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, तो जितने भी उसके डिसीजन होने चाहिए प्रेसिडेंट के या रूलर के पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनके जो भी डिसीजंस होने चाहिए वो जो है सीरीज़ के तौर पे, मतलब जैसे हमारे देश में होता है पहले यहाँ बिल पारित हुआ फिर वहाँ पारित होगा फिर इस तरह तमाम लोगों से डिस्कस होने के बाद ही वो पूरा वो जो है लॉ वगैरह बनता है। ऐसा नहीं कि आप जीते हैं इलेक्शन तो मनमानी आप कुछ भी कर लें, परवेज़ मुशर्रफ या चाइना या इधर मैक्सिकन की तरह या फिर किसी और कंट्री की तरह। एवरी ऑफिस बेरर है सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो देखिए जितने भी ऑफिस बेरर हैं यानी कि वहाँ पे जो इलेक्शन जीतते हैं उस ऑफिस जिस ऑफिस में वो बैठते हैं जिस मंत्रालय में बैठते हैं, बेरर मीन्स उसमें बैठने वाले उसको जो चलाने वाला होता है उसे बेरर कहते हैं। तो उन सब के पास जो है ना यह राइट होना चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है जो लॉ है उसके ही बात का पालन हो। Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials। और यह केवल इस तरह से अकाउंट लोगों के लिए केवल अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए मतलब कि सहयोगी या लाभकारी, अकाउंटेबल मतलब तत्पर रहना काम के लिए किसी भी, केवल लोगों के लिए नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफिसर जितने भी वहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स हैं। जैसे जजमेंट है, जजमेंट स्वयं में इंडिपेंडेंट होता है, उसको किसी की बातें सुनने की कोई वो नहीं होती, दबाव नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरह के इंडिपेंडेंट ऑफिसर जो है ना उनकी बात जो है माननी चाहिए, उसके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए किसी भी रूलर पार्टी के मेंबर को। विच चाहे जैनू पीएफ ही क्यों ना हो। वी शैल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर 4। तो हम लोग इसके बारे में कि क्या अकाउंटेबल होने चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफिसर के प्रति वो सभी जो है हम लोग चैप्टर 4 में रीड करने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें देखने के बाद हम लोग फोर्थ फीचर के रूप में यह पाए हैं कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विथ इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। तो जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसे किस तरह शासन करना चाहिए, बिल्कुल लिमिट में रह के शासन करना चाहिए और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल और सिटीजन के अधिकारों के ध्यान में रखते हुए ही अपने कोई भी निर्णय काम जो है रूल करने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समरी डिफिनेशन। तो देखिए ए डेमो जो हम लोग अभी बहुत सारे समय पहले हम लोगों ने यह पढ़ा है स्टार्टिंग में कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। जो हम लोगों ने देखा है कि भाई डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जिसमें लोग जो है अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। तो क्या यह डिफिनेशन पर्याप्त है? वी फाउंड दैट दिस डिफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज्ड इन इट। तो जब तक इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको जब तक हम लोग गहराई से नहीं समझेंगे ना तब तक हमें केवल इतने से नहीं समझ में आएगा कि भाई जो रूलर्स होने चाहिए गवर्नमेंट जिसकी है वहाँ लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाने चाहिए तभी वहाँ पर डेमोक्रेसी है, इतना ही पर्याप्त नहीं। क्योंकि आपने देखा चाइना का केस हो चाहे पाकिस्तान का केस हो या फिर मैक्सिकन का हो, आप जिम्बाब्वे का भी केस देख लीजिए, हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कि उनके पास किसी के पास चॉइस नहीं है, किसी को फोर्स किया जाता है, किसी के पास ऑप्शन नहीं है, कोई जीतने के लिए धोखाधड़ी करता है, पोलिंग बूथ जो है फिक्स नहीं करता है, यहाँ वहाँ हटा देता है। तो ये सभी चीज़ें जो है ना ये दिखाती हैं कि भाई पीपुल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जा रहा है। पीपुल तो बस एक दिखावे के रूप में कि हाँ लोग चुन रहे हैं, बाकी चुना उसी को जा रहा है जो रूलर पार्टी चाहती है। तो अभी तक अगर लेसन आपको नहीं समझ में आया हो ना तो कोई बात नहीं, बस आपको ये 4 बातें आपको याद रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा नंबर की तो आते हैं मार्क्स की इसमें क्वेश्चन, तो आप ये लिख देंगे ना तो भी आप टॉप कर जाएंगे। तो देखिए क्या है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। देखिए जितना रूलर्स हैं ना, जितने रूलर्स हों जो जीते हों, जिसको पीपुल लोगों ने जिताया हो, उनके पास मुख्य जो डिसीजन लेने की जो अधिकार होते हैं ना वो स्वयं ले, ऐसा नहीं कि परवेज़ मुशर्रफ की तरफ हो। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज टू द पीपुल टू चेंज द करेंट रूलर्स। और इलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लोग चुन सकें अपने पसंदीदा, उनके पास अपॉर्चुनिटी हो लोगों के पास कि वो करेंट रूलर्स को परिवर्तित करने के लिए ऑप्शन के रूप में उसे चुन सकें और सुंदर तरीके से अच्छी तरीके से चुन सकें।
दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपुल ऑन एन इक्वल बेसिस। देखो तो अब क्या है ना, तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो चॉइस होता है, अपॉर्चुनिटीज होता है ना, वो सभी लोगों के पास समान अधिकार से होना चाहिए। मतलब किसको आप देना चाहते हैं, किसको हटाना चाहते हैं, या स्वतंत्रता चुनने का सभी के पास एक समान रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेल को वोट देने का अधिकार है, वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं, जैसा भी हम लोग कुछ समय पहले पढ़े हैं। एंड द फोर्थ लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, द एक्सरसाइज of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens right। और जो एक्सरसाइज है, चॉइस है, होती है गवर्नमेंट की, जो होती है कि हाँ इतना लिमिट है, ये इतना ही कर सकती है, तो वो सारी लिमिट गवर्नमेंट में होनी चाहिए। और साथ ही साथ वह इस तरह से रूल करे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो सिटीजन के राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनका हनन ना हो, उनके साथ अच्छा बर्ताव हो। ओके तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई डेमोक्रेसी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्या है। अब डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग, ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कवर करेंगे। थैंक यू।